हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राष्ट्र का स्वरूप पाठ का सारांश। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सारांश और भावार्थ इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सारांश में हम किसी भी पाठ को पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताते हैं, यानी कि हमें पाठ को पूरा बताना है और जितना हो सके उतने ज्यादा वर्ड में बताना है। यदि हमें ये कहता है कि पाठ का भावार्थ लिखिए, तो हमें उस पाठ को पूरा बताना होता है, लेकिन जितना हो सके उतने ही कम शब्दों में बताना होता है। तो यही अंतर है सारांश और भावार्थ में। सारांश में हम विस्तार पूर्वक लिखते हैं और भावार्थ में हम शॉर्ट करके लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का सारांश ये क्लास 12th यूपी बोर्ड के हिंदी का बुक का सबसे पहला पाठ है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से अवतरित है। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक जो हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और इन्होंने कई सारे निबंध लिखे हैं, जिनमें से ये पृथ्वीपुत्र के संग्रह से लिया गया निबंध है। इसके बाद है, इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों यानी कि इस निबंध में 3 चीजों पर खासकर जोर दिया गया है। वो 3 चीज यहाँ पर दी गई है: भूमि, जन और संस्कृति। भूमि का मतलब है हमारी पृथ्वी, जन का मतलब है हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग, और संस्कृति का मतलब है इन लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली जो भी संस्कृति है। यानी इन 3 चीजों के बारे में खासकर बताया गया है। राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले लेखक ने भूमि तत्व का वर्णन किया है, यानी कि सबसे पहले लेखक ने यहाँ पर हमारी पृथ्वी के बारे में बताया है, जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। कोई नहीं जानता कि पृथ्वी कब बनी थी, कैसे बनी थी। तो इसका निर्माण जो है वो भगवान ने किया था, देवताओं ने किया था, और इसका अस्तित्व अनंत काल से है, यानी कि ये बहुत ही पहले समय से है। लेखक कहते हैं कि भूमि के स्वरूप को बचाए रखने के लिए मनुष्य को जागरूक रहना होगा। यानी कि अगर हमें भूमि को प्राकृतिक रूप से बचाए रखना है, बिल्कुल पहले की तरह रखना है, तो इंसान को जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और इसकी समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, यानी कि इसे बचाने के लिए लगातार कोशिश करते रहनी होगी। लेखक कहते हैं कि राष्ट्रीयता का विचार पृथ्वी से जितना अधिक जुड़ा होगा, हमारे राष्ट्रीय विचार भी उतने ही अधिक सुदृढ़ होंगे। इसमें यह बताया है लेखक ने कि हम जितनी अच्छी तरीके से पृथ्वी से जुड़े रहेंगे, उतने ही अच्छी तरीके से हमारे राष्ट्रीय विचार भी सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी के बारे में प्रारंभ से अंत तक अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करें, यानी कि पृथ्वी के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा नॉलेज प्राप्त करें। यही मनुष्य का श्रेष्ठ कर्तव्य है, यानी कि बहुत अच्छा कर्तव्य है। इसके लिए सैकड़ों और हजारों प्रकार के प्रयत्न भी करने पड़े तो संघर्ष करने चाहिए, यानी कि लाख कोशिश करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने देश की धरती के प्रत्येक अंग का ही नहीं, वरन अंगों के अंग का भी ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारे देश की धरती है, हमें सिर्फ इसके पार्ट्स के बारे में ही नहीं जानना, यानी कि इसके कितने पार्ट्स हैं सिर्फ इसके बारे में नहीं जानना, इनके जो पार्ट्स हैं उनके भी और कितने पार्ट्स हैं इनके बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रता की जड़ें जन्मभूमि में जितनी गहरी होगी, उतने ही राष्ट्रीय भावों के अंकुर पल्लवित होंगे। यानी कि जितनी अच्छी प्रकार से हम अपनी जन्मभूमि को जान पाएंगे, उतने ही अच्छे हमारे राष्ट्रीय भाव भी मजबूत हो जाएंगे। मानव को अपने देश की धरती की कोख में भरी अमूल्य निधियों का ज्ञान आवश्यक है। इन्हीं अमूल्य निधियों के कारण ही पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। अमूल्य निधियां यानी कि जो अनमोल खजाना है हमारी पृथ्वी के कोख में, उसका ज्ञान हमें जरूर है, और इसीलिए हम पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं। इन निधियों से यानी कि इन खजानों से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए, यानी कि हमें इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन निधियों के संपूर्ण ज्ञान होने से ही हमारा भावी आर्थिक विकास संभव है। यानी कि जब तक हम इन चीजों के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा। लेखक का कथन है कि देश के नागरिकों को पृथ्वी और आकाश के मध्य स्थित नक्षत्रों, गैसों तथा वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्न का ज्ञान, और पृथ्वी के गर्भ में छुपी अपार खनिज संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी, राष्ट्र की चेतना उतनी ज्यादा जागरूक होगी। जैसे कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो भी नक्षत्र और गैसें हैं, इनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जो भी वस्तु है यहाँ पर उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। समुद्र में स्थित जलचर यानी कि समुद्र में रहने वाले जो भी जानवर हैं जो कि पानी में रह रहे हैं, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। खनिजों तथा रत्नों का यानी कि पृथ्वी में जो दबे हुए खनिज हैं, जो भी रत्न निकलते हैं इसमें से, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। और पृथ्वी के गर्भ में छुपी अपार खनिज संपदा
की जानकारियों पर आधारित भारत की राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है, इसके गर्भ में काफी प्रकार की खनिज जो है वो छिपी हुई है और वो बहुत ही अमूल्य है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहना है कि जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ये बता रहे हैं कि जितनी ज्यादा जानकारियां हमारे पास होंगी, उतनी ही ज्यादा हमारी राष्ट्रीय चेतना जो है वो मजबूत होगी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहना है कि विज्ञान के द्वारा उद्योगों का विकास संभव है। यानी कि उद्योग यानी कि जो भी काम धंधे होते हैं, उनका विकास जो है वो संभव है। उद्योग ही किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उद्योग पर ही टिकी होती है। इसीलिए राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी कि राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए सभी राष्ट्रवासियों से यह अपेक्षा है कि वे सभी मिलकर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। यानी कि यहाँ पर सभी लोगों से मदद मांगी गई है राष्ट्र के निर्माण के लिए। लेखक दूसरे तत्व जन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब तक लेखक ने सबसे पहले तत्व भूमि का वर्णन किया, यानी कि हमारी पृथ्वी का, और अब लेखक कर रहे हैं दूसरे तत्व का वर्णन जो कि जन है। जन यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग। लेखक दूसरे तत्व जन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई भूभाग तब तक राष्ट्र नहीं कहला सकता जब तक उस पर जन समुदाय निवास न करता हो। यानी कि कोई भी जगह, कोई भी भूमि राष्ट्र तब तक नहीं कहला सकती जब तक वहां पर लोग निवास ना करते हो, यानी कि लोग ना रहते हो तो वो राष्ट्र नहीं कहलाएगा। भूमि और जन समुदाय दोनों मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यानी कि बगैर भूमि के भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और बिना जन समुदाय के भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। जन समुदाय का अर्थ है लोगों का ग्रुप। जन समुदाय होने के कारण ही भूमि मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि अगर लोग ही नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पे तो भूमि को मातृभूमि की संज्ञा कैसे मिलेगी। और पृथ्वी द्वारा माता पिता की तरह मनुष्य समुदाय का पालन करने के कारण ही वह पृथ्वी पुत्र कहलाता है। जो भी इंसान पृथ्वी का माता पिता की तरह पालन करते हैं वह पृथ्वी पुत्र कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यह भाव उत्पन्न होना चाहिए, यही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी कि अगर हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है तो हमारे अंदर, हमारे हृदय में राष्ट्र के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब ये भाव मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो पाता है। यानी कि जब ये सारे भाव मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, तो राष्ट्र का विकास भी अपने आप होने लगता है। लेखक का मानना है कि मनुष्य के हृदय में पृथ्वी के प्रति सच्ची श्रद्धा के भाव ग्रस्त होने चाहिए। यानी कि लेखक ये चाहते हैं कि लोगों के दिलों में सच में पृथ्वी के प्रति श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, यानी कि जागनी चाहिए। ये सच्ची श्रद्धा रूपी भाव ही उसका पृथ्वी से संबंध दृढ़ करते हैं। यानी कि जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसका पृथ्वी से जो संबंध है वो दृढ़ नहीं होगा, यानी कि पृथ्वी से उसका संबंध मजबूत नहीं होगा। इस विश्वास रूपी दीवार पर ही राष्ट्र रूपी भवन का निर्माण होता है और एक लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखने में समर्थ होता है। यानी कि जब किसी भी मनुष्य का पृथ्वी से संबंध मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे बनेगा। ये एक लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखने में समर्थ होता है। और जब राष्ट्र के भवन का निर्माण होता है तो वह काफी समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखने में कायम रहता है। लेखक कहते हैं कि माता अपने सभी पुत्रों को बिना किसी भेदभाव से प्रेम करती है, उसी तरह पृथ्वी माता के लिए भी उस पर बसने वाले सभी मनुष्य बराबर हैं, उसमें कोई ऊंच नीच तथा भेदभाव नहीं होता है। इसमें ये कहा गया है कि जिस प्रकार एक माता अपने सभी पुत्रों को बराबर प्रेम करती है, यानी कि बराबर प्यार देती है, ठीक उसी प्रकार जो पृथ्वी माता है वह भी मनुष्य में कोई भी भेदभाव नहीं करती, अमीरी गरीबी नहीं देखती, ऊंच नीच नहीं देखती, सबको बराबर स्रोत मिलता है। यानी कि सबके प्रति उसमें एक जैसा स्नेह का स्रोत प्रभावित होता है। वह सबको समान भाव से अपना अन्न जल और वायु प्रदान करती है, यानी कि सभी को बराबर चीजें देती है, अन्न जल वायु सबको प्रदान करती है। पृथ्वी पर स्थित नगरों, जनपदों, पुरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों पर अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी जगह है वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं। एक ही माता के पुत्र होने के कारण
यानी कि सभी एक ही माता के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी सबकी भाषा अलग है, धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, इन्हें अलग नहीं कर पाते। यानी कि इन सब चीजों के अलग होने के बावजूद भी इन्हें अलग नहीं कर पाते, क्योंकि पृथ्वी के प्रति मातृ भावना इनके प्रेम को कभी खंडित नहीं होने देती। लेखक कहता है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए तीसरा आवश्यक तत्व उस राष्ट्र की संस्कृति है। दो तत्वों के बारे में हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर अब लेखक बात कर रहे हैं तीसरे तत्व के बारे में, और तीसरा और सबसे जरूरी तत्व है राष्ट्र की संस्कृति। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए और निर्माण के लिए राष्ट्र की संस्कृति बहुत जरूरी है, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा अनेक युगों में किया गया है। यानी कि जो राष्ट्र की संस्कृति है, इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा ही किया गया है, लेकिन ये युगों पहले किया गया, यानी कि बहुत पहले समय किया गया था। वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी कि अगर संस्कृति का कोई पालन नहीं करेगा तो राष्ट्र का निर्माण भी नहीं हो सकता। बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। यानी कि अगर संस्कृति नहीं होगी हमारे समाज में तो जो हमारा जन का विकास है वो कभी नहीं हो सकता। संस्कृति मानव जीवन का अभिन्न और अनिवार्य अंग है। यानी कि संस्कृति एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए होना बहुत जरूरी है। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। यानी कि संस्कृति को मनुष्य का एक तरह से दिमाग बताया गया है। जिस प्रकार मस्तिष्क के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि हम दिमाग के बिना जीवन कैसे जिएंगे, ठीक उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी हम अपना जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। यानी कि संस्कृति का जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे उस राष्ट्र का भी विकास होगा और उसकी समृद्धि होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है, यानी कि कोई शक नहीं है कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए जितना जरूरी भूमि और जन है, उतनी ही जरूरी संस्कृति भी है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो एक समृद्ध राष्ट्र को समाप्त होने देर नहीं लगेगी। यानी कि अगर भूमि, जन और संस्कृति इन तीनों चीजों को अलग अलग कर दिया जाए तो जो राष्ट्र है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसे खत्म होने में देर नहीं लगेगी। यह संस्कृति ही जीवन रूपी वृक्ष का फूल है। यानी कि जो इंसान का जीवन है उसे पेड़ बताया गया है और संस्कृति को फूल बताया गया है। बिना फूल के जो पेड़ है वो तो बेकार है, इसीलिए बिना संस्कृति के इंसान का जो जीवन है वह भी बेकार है। जिस प्रकार वृक्ष का सौंदर्य पुष्प उसके जीवन का सौंदर्य, यानी कि जब पेड़ पर फूल लगते हैं तो पेड़ अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में संस्कृति होती है तो मनुष्य का जीवन भी सुंदर होता है। लेखक कहता है कि जिस प्रकार जंगल में विभिन्न वनस्पतियां तथा विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाली नदियों में कोई विरोध तथा भेदभाव नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र के नागरिकों को भी चाहिए कि वे विविधता में एकता का समन्वय स्थापित करने के लिए जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय या क्षेत्र की तुच्छ भावना को भूलकर अपनी पहचान विशाल राष्ट्र के रूप में बनाएं। यानी कि अलग अलग चीजों के होते हुए भी हमें एक साथ किस तरीके से रहना है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हमारा धर्म अलग है, भाषा अलग है, संप्रदाय अलग है, अलग जगह में रहते हैं, क्षेत्र अलग है, लेकिन फिर भी एक बन करके किस तरीके से रहना है ये जानना बहुत जरूरी है, जिसके विविध संस्कृतियों में समन्वय स्थापित हो सके। एक ही राष्ट्र में अनेकों उप संस्कृतियां फलती फूलती है। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोदों में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट करते हैं। नाना प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि इसी संस्कृति के विविध अंग है। यानी कि हमारी संस्कृति के ही अलग अलग अंग है। साहित्य, कला, नृत्य यानी कि डांस, गीत, ये सब हमारी संस्कृति के ही अलग अलग पार्ट हैं। हमारे पूर्व पुरुषों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त की थी। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं, यानी कि प्राउड फील करते हैं। हमें उनके महान कार्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राष्ट्र की प्रकृति और समृद्धि का स्वाभाविक तरीका नहीं है। ऐसा करने से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। जिस राष्ट्र में भूतकाल के आदर्श वर्तमान पर बोझ नहीं होते और अतीत के गौरव को ही श्रेष्ठ स्वीकार करके अंधानुकरण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, केवल उसी राष्ट्र की उन्नति होती है। ऐसे राष्ट्र का हम अभिनंदन करते हैं। इसमें यह बताया है कि जिस राष्ट्र का बीता हुआ कल, यानी कि उसका पास्ट, उसके लिए बोझ नहीं होता, वो राष्ट्र जरूर उन्नति करेगा। जो अपने पास्ट को बनाए रखता है, यानी कि
जो उसके पिछली संस्कृतियां हैं उन्हें लगातार बनाए रखता है, वो राष्ट्र जरूर उन्नति करेगा। तो ये था इस चैप्टर का सारांश। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।